बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉर्मलाइजेशन और इसको हमने किस तरह से पढ़ना है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर किस तरह से पूछा जा सकता है। नॉर्मलाइजेशन के बारे में पूछा जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन क्या होती है और इसमें आगे कुछ स्टेजेस हैं, उनमें किसी एक स्टेज के बारे में पूछा जा सकता है और या फिर इसमें डिफरेंट दो स्टेजेस के बारे में पूछा जा सकता है। एट अ टाइम काफ़ी सारे स्टेजेस पे लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम इसे एक एक करके डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है। हम नॉर्मलाइजेशन को देखेंगे, इसकी डेफिनेशन, और उसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी को देखेंगे, पार्शियल डिपेंडेंसी और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, क्योंकि इनके बगैर जो है वो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। आगे हम नॉर्मलाइजेशन में देखते हैं जी, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सिंपलर एंड मोर रिलायबल डेटाबेस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। अच्छा, ये एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें हम अपने टेबल को, यानी अपने रिलेशन, टेबल और रिलेशन एक ही बात होती है, उसको हम जो है वो सिंपल बनाते हैं, उसमें कम्प्लेक्सिटीज़ को ख़त्म करते हैं, उसमें मौजूद डुप्लीकेशन को रिमूव करते हैं, ख़त्म करके रिपीटिंग ग्रुप को ख़त्म करते हैं और सिंगल यूनिट में लिखते हैं डाटा। तो इस तरह की और भी बेशुमार प्रॉब्लम्स होती हैं जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। उसको ख़त्म करके हम अपने टेबल को नॉर्मलाइज करते हैं ताकि डाटा को इंसर्ट करते हुए प्रॉब्लम ना आए, डाटा को डिलीट करते हुए प्रॉब्लम ना आए, डाटा को अपडेट करते हुए प्रॉब्लम ना आए। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है जी, इट इज़ यूज टू क्रिएट सूटेबल सेट ऑफ रिलेशन फॉर स्टोरिंग डाटा। अच्छा, इसके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसा तरीकाकार है जिसके ज़रिए से हम बेहतरीन तरीका जो है वो स्टोर कर सकते हैं। बेसिकली नॉर्मलाइजेशन करते ही इसलिए हैं ताकि आपके टेबल जो हैं वो बेहतरीन तरीके से बने और उनका आपस में लिंक इस तरह से हो कि इसमें डाटा जो है वो इंसर्ट और स्टोर करते हुए किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। दिस प्रोसेस वर्क्स फॉर डिफरेंट स्टेजेस नाउन एज नॉर्मल फॉर्म। इसमें मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं जिनको हम नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म और सो ऑन आगे मूव करती हैं। अच्छा, पहले हम फंक्शनल डिपेंडेंसी को देखेंगे, फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, उसके बाद हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की तरफ जाएंगे। A functional dependency is a relationship between two attributes। ये दो एट्रीब्यूट के दरमियान में एक रिलेशनशिप बिल्डअप होता है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, लाइक नीचे आप देख सकते हैं, स्टूडेंट है, इसके एट्रीब्यूट है रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास और ईमेल। सो ये इसके एट्रीब्यूट हैं। यहाँ पर बात करता है फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है कि दो एट्रीब्यूट्स का आपस में जो ताल्लुक है उसको फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। मतलब ये कि अगर हमें एक की वैल्यू पता है तो उसी की बिहाफ पे हम दूसरे एट्रीब्यूट का पता लगा पाए तो इसको हम फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। इट मीन्स दैट इफ द वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट इज नाउन, अगर हमें किसी एक एट्रीब्यूट की वैल्यू पता है, इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ अनदर एट्रीब्यूट। ये मुमकिन है कि हम दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू भी फाइंड कर लें। लेट्स सपोज अगर क्लास में अगर टीचर रोल नंबर बोलता है तो उसकी बुनियाद पर जो स्टूडेंट है वो अपनी अटेंडेंस कॉल करता है। मतलब एक की वैल्यू हमें रोल नंबर पता है और उसकी बेस पे हम अपने स्टूडेंट का नाम भी पता कर सकते हैं, उसके जो है वो मार्क्स भी पता कर सकते हैं, उसका क्लास, उसके ड्रेस, एवरीथिंग जो भी उसकी एट्रीब्यूट्स हैं वो सारी पता की जा सकती हैं। सपोज स्टूडेंट इज़ अ रिलेशन। फ़र्ज़ करें कि स्टूडेंट एक रिलेशन है, एक टेबल है जिसमें उसकी खसूसियात कौन कौन सी हैं जी, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास और ईमेल। यहाँ पर जो है वो आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी का पता चलेगा। ये थोड़ा सा एरो ऊपर चला गया, तो इसमें देखें ये एरो, इसको सब पढ़ने का तरीकाकार ये है कि आपके पास जो स्टूडेंट नेम है इट्स फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पर जो स्टूडेंट नेम है ये डिपेंडेंट है और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो अगर हमें रजिस्ट्रेशन नंबर पता हो तो हम स्टूडेंट नेम पता कर सकते हैं। इसका मतलब ये, इट मीन्स स्टूडेंट नेम इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन रजिस्ट्रेशन नंबर। अब हम बात करते हैं फंक्शनल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की। अ रिलेशन इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ़ एवरी इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम कंटेन एटॉमिक वैल्यू। मतलब ये कि हर डब्बे के अंदर सिंगल वैल्यू लिखी जाएगी। टेबल के किसी भी डब्बे में मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं लिख सकते। एटॉमिक वैल्यू का मतलब यही होता है, यानी सिंगल वैल्यू। इट मीन्स दैट द रिलेशन डज नॉट कंटेन एनी रिपीटिंग ग्रुप, यानी उसमें ग्रुप जो है वो रिपीट ना हो, बार बार ना लिखे गए हों। A repeating group is a set of one or more data item that may occur a variable numbers of times in a tuple। इसमें यह है कि आपके पास जो रिपीटिंग ग्रुप है इसमें आपके पास काफ़ी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो बार बार रिपीट हो रही होती हैं किसी रो के अंदर। अ सेल इन अ रिलेशनशिप शुड कंटेन ओनली वन वैल्यू।
और आपके पास जो है एक डब्बा जो होता है उसके अंदर एक ही वैल्यू लिखी जाती है। ये आगे जाके देखते हैं। अच्छा, इसमें दो मेथड होते हैं, दोनों मेथड्स के ज़रिए से आप जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अचीव करते हैं। यानी आपके पास अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म आती है डाटा, पहले आपके पास जो टेबल होता है वो अननॉर्मलाइज्ड होता है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, उसमें एक तो फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक करते हैं कि आपके पास एक जो उसके अंदर वेरिएबल है, सॉरी एट्रीब्यूट जो है उस पर जो है वो कंप्लीट रिकॉर्ड को एक्सेस किया जा सके। तो पहला मेथड है जी, इन दिस मेथड द रिपीटिंग ग्रुप्स आर रिमूव्ड बाय एंटरिंग प्रॉपर डाटा इन ब्लैंक फील्ड दैट कंटेन रिपीटिंग डाटा। अच्छा, ये आसान सी बात है, जो रिपीटिंग हो रहे होंगे उन्हें अलहदा से खाली डब्बों में लिख लेना है। आगे एग्जाम्पल को देखेंगे तो ईजिली आपको समझ आ जाएगी। मेथड 2 में हम क्या करते हैं, इसमें हम जो रिपीटिंग ग्रुप है, जो ग्रुप हैं उसमें मौजूद जो रिकॉर्ड है उनको दो अलग-अलग टेबल्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी हम डीप कंपोजिंग करते हैं सो दैट कि आपके पास जो रिकॉर्ड है वो एग्जैक्टली फुली डिपेंडेंट हो किसी एक वेरिएबल पे, एक एट्रीब्यूट के ऊपर। ये आगे जाके देखते हैं। द रिपीटिंग डेटा इज स्टोर्ड इन अ न्यू रिलेशन। जो रिपीट हो रहा है डेटा उसको हम न्यू रिलेशन में लिखेंगे। ज़रा देखें, लेट्स सपोज करें कि आपके पास एक टेबल है जिसमें डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम मौजूद है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2, यानी ये जो दो आपके पास नंबर आ रहे हैं ये मल्टीपल एक ही डब्बे में 2 दफ़ा लिखे गए हैं। और यहाँ पर देखें उस्मान अहमद और अब्दुल्ला, सो विच मेक कन्फ्यूजन फॉर द लिसनर रीडर। किसी भी रीडर के लिए ये एक कन्फ्यूजन पैदा करेंगे कि अब ये समझ नहीं आएगी कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि डुप्लीकेशन हो रही है इसमें। तो फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे, इनको अलग-अलग डब्बों में लिखेंगे। ये देखें ज़रा आगे नेक्स्ट यहाँ पे, अब यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर पीछे ज़रा देखें, यहाँ पे 10 था तो हमने क्या किया, नेक्स्ट यहाँ पर भी 10 लिख दिया और मैनेजमेंट आ गया अलग डब्बे में, और E01 और E02 और उस्मान अहमद और अब्दुल्ला पीछे ज़रा देखें। ये देखें उस्मान अहमद और अब्दुल्ला जो है वो एक ही डब्बे में थे, लेकिन हमने यहाँ पर अलग-अलग कर दिया। ये बच्चों वाला काम है, कोई मुश्किल नहीं है। 2020 यहाँ पर आ गया, पीछे देखें ज़रा, यहाँ पे 21 था, चूँकि उसमें एम्प्लॉई नंबर और एम्प्लॉई का नेम 2 दफ़ा था इसलिए हमने पीछे डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम जो है वो 2 दफ़ा लिखे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ देखते चलें, ये जिसको अंडरलाइन किया हुआ है ये है प्राइमरी की। अब देखें इस प्राइमरी की बेस पर हम इतना रिकॉर्ड जो है वो फैच कर सकते हैं कि डिपार्टमेंट का नेम पता कर सकते हैं, ठीक है, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। आगे जाके इसको मज़ीद डिटेल से देखते हैं। चलें, ये वाला काम हो गया, यानी फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया कि उनको अलग-अलग डब्बों में अलग-अलग सेल्स में लिख लिया। ये देखें ज़रा, अब हमने अप्लाइंग मेथड 2, अब हमने क्या करना है कि उसी को डीकम्पोज करना है, क्योंकि देखो ये जो आपके पास डिपार्टमेंट नेम है ये डिपेंड कर रहा है डिपार्टमेंट नंबर से। यानी अगर हमें डिपार्टमेंट नंबर पता हो, हम 10 हमें पता हो, तो हमें डिपार्टमेंट का नेम तो पता चल जाएगा, लेकिन एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय का नाम पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट नंबर है इट्स नॉट फुली फंक्शनली डिपेंडेंट, ये मुकम्मल तौर पर डिपेंडेंट नहीं है, जो है वो डिटर्मिनेंट नहीं है। डिटर्मिनेंट का मतलब ये है कि ये एक मुकम्मल की नहीं है जिसकी मदद से कंप्लीट रिकॉर्ड फैच किया जा सके। तो इसलिए हमने क्या किया, डिपार्टमेंट को और डिपार्टमेंट नेम को अलहदा कर लिया, क्योंकि इसकी बेस पर इसको फैच किया जा सकता था। अब हमने क्या किया, डिपार्टमेंट नंबर और एम्प्लॉय को मिला के एम्प्लॉय नेम जो है इसको फैच किया जा सकता है। मतलब ये, अगर हमें डिपार्टमेंट नंबर पता हो और एम्प्लॉय नंबर पता हो तो हम एम्प्लॉय का नाम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टेबल को अलहदा कर दिया, इस टेबल को हमने अलहदा डीकम्पोज कर दिया। अब देखें प्राइमरी की जो डेफिनेशन है वो है कि आपके पास रिपीटिंग ग्रुप नहीं आएगा, डाटा बार बार डुप्लीकेट नहीं होगा। यहाँ पर हमने प्राइमरी की इसलिए नहीं लगाई क्योंकि यहाँ पर डाटा आपके पास डुप्लीकेट हो रहा है, और यहाँ पर हमने लगाई क्योंकि यहाँ पर डाटा यूनिक है, ठीक है। चले आगे मूव करते हैं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म, अ रिलेशनशिप इज इन अ सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन अ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड एवरी नॉन की एट्रीब्यूट फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। अच्छा, ये जो हमारे पास नॉन की एट्रीब्यूट की बात कर रहा है ये बेसिकली पार्शियल डिपेंडेंसी है। अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हम पार्शियल डिपेंडेंसी को ख़त्म करेंगे। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है कि आपके पास एवरी नॉन की एट्रीब्यूट फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। अब एक तो नॉन की होती है, एक की होती है। की वो होती है जिसकी बेस पे आप कंप्लीट रिकॉर्ड को फैच कर सकें, जैसे आपका रोल नंबर,
यानी रोल नंबर हर बंदे का डिफरेंट होता है। उसके बाद CNIC हर बंदे का डिफरेंट होता है, मोबाइल नंबर भी डिफरेंट होता है, ठीक है। इस तरह और भी बेशुमार एट्रीब्यूट्स होंगे जिनके जो यूनिक होते हैं, ठीक है। अब नाम जो है वो डिफरेंट नहीं होता। देखें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नाम सेम हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो सकती है, ठीक है, क्लास भी सेम होती है, तो ये नॉन की हैं। अब कहता है कि आपके पास किसी टेबल में मौजूद तमाम नॉन की जो की नहीं बन सकती वो एक ही प्राइमरी की पर डिपेंड करें, ये चीज़ इसे कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। ऑल नॉन की एट्रीब्यूट मस्ट डिपेंड ऑन द पार्ट ऑफ द प्राइमरी की। तमाम नॉन की एट्रीब्यूट क्या है वो प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड करें। अब यहाँ पर देखें, ज़रा एग्जाम्पल को देखेंगे तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है, मंथली फ़ी है और कोर्स नंबर और कोर्स डेट है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपके पास कोर्स स्टूडेंट आईडी है, ये देखें हर बंदे का ये सेम आ रहा है, ठीक। ये देखें ये एक दो का सेम है और एक का डिफरेंट है। इट मीन्स के अब अगर आपके पास ये मौजूद है तो हमें तो कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखें 501 और यहाँ पर भी अली और यहाँ पर भी अली है, मार्केटिंग 1000 और यहाँ पर सिर्फ डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है। इट मीन्स कि अब हमें डुप्लीकेशन जो है वो प्रॉब्लम आ गई। अब हम सिर्फ इसकी बुनियाद पर कंप्लीट डाटा को फैच नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर डुप्लीकेशन आ गई है। अब हम क्या करेंगे, एक कंपोजिट प्राइमरी की बनाएंगे। कंपोजिट का मतलब ये है कि हम इसको और इसको मिला के इस कंप्लीट रिकॉर्ड को फैच करेंगे। लेट्स सी अगर हमने कोर्स जो है डेट देखनी है, कोर्स की डेट चेक करनी है, तो हमें कैसे चेक करेंगे, हम स्टूडेंट आईडी प्लस कोर्स नंबर इन दोनों को मिला के कंपोजिट प्राइमरी की बनाएंगे, देन हम इस रिकॉर्ड को फैच कर सकेंगे, ठीक है। इसी तरह से आपने इसको लिख लेना है और आगे मूव करते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आए। अब हम इसमें से रिमूविंग करेंगे पार्शियल डिपेंडेंसी को। पार्शियल डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए हमने पीछे देखा था कि आपके पास जो प्राइमरी की है वो कंप्लीट रिकॉर्ड किसी एक के ऊपर डिपेंड करे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, इसके ये जो आपके पास स्टूडेंट आईडी है ये आपके पास क्या है, ये अलहदा कर दी हमने। अब इसकी बुनियाद पर हम इन तमाम रिकॉर्ड को फैच कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या किया हमने, कोर्स टेबल को अलहदा कर दिया जिसमें स्टूडेंट आईडी, कोर्स नंबर और कोर्स डेट है। मैंने पीछे भी क्या आपको बताया था, कोर्स आईडी की बुनियाद पर इतना डेटा फैच हो सकता है और स्टूडेंट आईडी प्लस कोर्स नंबर इसकी बुनियाद पर हम ये कोर्स डेट फाइंड कर सकते हैं। अब आपके पास यहाँ से पार्शियल डिपेंडेंसी ख़त्म होगी। पार्शियल का मतलब होता है आधी आधी। देखें ये जो है वो आधे रिकॉर्ड को फैच करता है और ये जो आपके पास कोर्स नंबर था ये भी एक सिर्फ इस रिकॉर्ड को फैच करता था। तो हमने क्या किया, इस पार्शियल डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए कंपोजिट प्राइमरी की बनाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, जो कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हमने परफॉर्म किया। आगे मूव करते हैं, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। A relationship is in a third normal form if it is in second normal form and no transitive dependency exists। कहते हैं एक टेबल जो है वो तब तक नॉर्मल फॉर्म नहीं बनेगा जब तक वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म हो प्लस नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट, कि उसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ना हो। अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है इसको देखते हैं। द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ इन नॉर्मलाइजेशन। ये नॉर्मलाइजेशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो क्या है, इफ द वैल्यू ऑफ नॉन की एट्रीब्यूट कैन बी ऑब्टेन बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ अनदर नॉन की एट्रीब्यूट। यहाँ पर अब नया पंगा है। वो नया पंगा ये है, अगर आपके पास नॉन की यानी कि जो की नहीं बन सकती, एक नॉन की हमें पता है और उसकी बुनियाद पर हम किसी दूसरी नॉन की वैल्यू फाइंड कर सकते हों, तो फिर वहाँ पर आपके पास जो है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। लेट्स सी, हम कहते हैं कि अगर ए जो है बी जो है वो डिपेंड कर रहा है ए पे, ज़रा समझिएगा, बी डिपेंड कर रहा है ए पे और आपके पास सी डिपेंड कर रहा है बी पे, तो हम कह सकते हैं कि सी जो है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है ऑन ए। तो यहाँ जो सूरत हाल बनती है इसको हम कहते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। इसकी एग्जांपल देखेंगे तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर सपोज सेल आपके पास कस्टमर नंबर है, नेम है, सेल्समैन है, रीजन है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो जो कस्टमर नंबर है इसकी ऊपर कौन कौन सी चीज़ एट्रीब्यूट डिपेंड कर रही हैं, नेम और सेल्समैन। यानी कि अगर हमें कस्टमर नंबर पता हो उसकी बुनियाद पर हम नेम और सेल्समैन पता कर सकते हैं, लेकिन जो आपके पास सेलमैन है इसकी बुनियाद पर हम रीजन चेक कर सकते हैं। अब जो सेलमैन है, ये रीजन है, ये दोनों नॉन की हैं।
अब देखो ये तो भाई काम खराब हो गया कि ये जो नान की एट्रीब्यूट है, इस नान की एट्रीब्यूट की बुनियाद पर जो है वो आपके पास की दूसरी नान की एट्रीब्यूट जो है वो हमें फाइंड हो गई। भाई ये भी नान की है, ये भी नान की है, तो ये तो खुसूसियत बन गई इसके अंदर प्राइमरी की वाली। तो ये चीज़ हमने ख़त्म करनी है, क्योंकि नॉन की एट्रीब्यूट कभी भी प्राइमरी की नहीं बन सकती। उसको प्राइमरी की, उसके अंदर से प्राइमरी की वाली खसूसियत को ख़त्म करके हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म को अचीव करेंगे। एग्जाम्पल देखें ज़रा आगे। देखें, इसको ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है कि कस्टमर नंबर के ऊपर जो चीज़ें डिपेंड कर रही थी वो थी नेम और सेल्समैन, हमने इसको अलहदा कर दिया। ठीक है, ये जो आपके इसका रिकॉर्ड जो है वो अलहदा हो गया है। और सेल्समैन का जो टेबल था, यानी जिसकी बुनियाद पर जो है वो रिकॉर्ड नॉन के एट्रीब्यूट्स थे, इसको हमने अलहदा कर दिया। ये नॉन के एट्रीब्यूट इस पे जो रीजन था वो सेल्समैन पे डिपेंड कर रहा था, इसको हमने अलहदा कर दिया। सो अलहदा डिकम्पोज कर दिया। अब एक प्रॉब्लम जो यहाँ पर थी वो मैं ज़रा दिखा दूँ आपको। अब देखें, लेट्स सी आपके पास 10 है, 10 पे अबरार मौजूद है और इसका जो सेलमैन है अहमद है, तो उसका जो रीजन है वो साउथ है। देखिए, हम कहते हैं कस्टमर नंबर 10, तो 10 पे तो अहमद भी सेलमैन है, यहाँ तक तो रिकॉर्ड हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन साउथ का प्रॉब्लम है, क्योंकि जो आपका अहमद है वो तो 30 वाले यानी शाहिद के नंबर पर भी है, नाम जो है वो उसका 30 है, और यहाँ पर भी अहमद आ रहा है और उसका भी रीजन साउथ है। तो ये एक कन्फ्यूजन है जिसकी वजह से हमने क्या किया, इन सारी चीज़ों को सेपरेट कर दिया। यानी कस्टमर नंबर, नेम और सेलमैन को यहाँ तक जो है वो सेपरेट किया, ताकि ये जो चीज़ें थी, ये नेम और सेलमैन था इस पे डिपेंड कर रहा था और रीजन जो था वो इस पे डिपेंड कर रहा था। इसको करके हमने क्या किया, इसमें से ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव किया। होप सो कि आज का ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। इस तरह की और भी वीडियोस मैं लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहता हूँ। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।